हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम टैट का साइकोलॉजी सेक्शन की तीसरी वीडियो कर रहे हैं, जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल के हैं, जेबीटी के हैं, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस कारक पर अत्यधिक बल देता है? जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है किस कारक पर अत्यधिक बल देता है? तो जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो अनुकूलन पर, एडाप्टेशन पर अधिक बल देता है। सामाजिक मतलब सोशल लर्निंग जो है, सोशल लर्निंग हम कहाँ से करते हैं? सोशल लर्निंग हमें एडाप्टेशन, अनुकूलन से मिलती है। तो प्रश्न दूसरा है, कक्षा में प्रश्न पूछना किस बात से संबंध रखता है? कक्षा में जब कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो ये बात किस बात से संबंध रखती है? तो कक्षा में जब कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो ये उस विषय के बारे में, जिसके बारे में विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, विषय वस्तु को स्पष्टता करता है। तो बच्चे द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछना उस विषय के विषय वस्तु को स्पष्टता करता है। प्रश्न 3 है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है? मतलब जो वंचित समूहों के बच्चे हैं उनको सामान्य विद्यार्थी हैं उनके साथ पढ़ना चाहिए, तो इस बात का क्या मतलब है? तो या उस शिक्षा को क्या बोला जाएगा जब वंचित समूहों के विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ेंगे? तो उसका शिक्षा को क्या बोलेंगे हम? तो इसका उत्तर है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो वंचित समूहों के विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ते हैं तो वो होती है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रश्न 4, किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? तो नैतिकता वाली भुजा किसे कहेंगे? पराहम। किसी की पर्सनैलिटी की में जो नैतिकता होती है उसमें पराहम, सुपर ईगो जो है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो है भुजा है, आर्म है। प्रश्न 5 है, बुद्धि व सृजनशीलता में क्या संबंध है? तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से? तो जो बुद्धि और सृजनशीलता है वो सकारात्मक रूप से संबंधित हैं एक दूसरे से। बुद्धि के बिना सृजनशीलता नहीं हो सकती, बुद्धि के साथ ही क्रिएटिविटी होती है। प्रश्न 6 है, एस होलिंग वर्थ में क्या संबंध रखता है? या एस होलिंग बर्थ जो शब्द है उसमें क्या चीज़ आती है? तो या एस होलिंग वर्थ जो है किस कार्य से संबंध रखता है? तो एस होलिंग वर्थ का संबंध जो है प्रतिभाशाली बच्चों से है। एस होलिंग बर्थ का जो संबंध है वो प्रतिभाशाली। प्रश्न 7 है, इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर किसने बल दिया है? इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान का प्रवेश होता है। तो ये शब्द किसने कहे हैं? तो इंद्रियों द्वारा ज्ञान का प्रवेश होता है, ये शब्द जो हैं वो रूसो ने कहे हैं। प्रश्न 8 है, बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं। बच्चे जिनकी मानसिक आयु जो है उनकी एज से कम होती है, जिनकी मानसिक आयु उनकी एज से कम होती है, ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है? तो ऐसे बच्चों को मंदबुद्धि बालक बोला जाता है, रिटार्डेड चिल्ड्रन। जो बच्चे जिनकी जो आयु है, जिस एज में है, उनकी जो मानसिक आयु उनकी एज से कम होगी, तो ऐसे बच्चों को रिटार्डेड चिल्ड्रन बोला जाता है। प्रश्न 9 है, क्या विचनशीलता के माप से संबंधित है? क्या विचनशीलता के माप से संबंधित है? मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का माप से क्या संबंध है? मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का जब माप किया जाता है, वेरिएबिलिटी का माप किया जाता है, वेरिएबिलिटी मतलब डिफरेंट चीज़ों का जो माप किया जाता है, तो उनके बीच का जो माप होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उनके बीच का जो माप होता है, उनके बीच के माप होती है दूरी और रेंज। उनके बीच जो वेरिएबल थिंग्स का मेजर किया जाता है, उनके बीच जो दूरी होती है तो वो उसका माप है, दूरी उनके बीच का माप है। प्रश्न 10,
कौन सी आवश्यकताएं उच्च स्तर या क्रम की आवश्यकताएं हैं? कौन सी आवश्यकताएं उच्च स्तर या क्रम की आवश्यकताएं हैं? तो हमारे लाइफ में सबसे पहले कौन सी आवश्यकता है जो उच्च स्तर या महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और सबसे पहले उसी का ही क्रम आता है। तो इसका उत्तर है संबंध एवं स्नेह की आवश्यकताएं। बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स जो हैं हमारे लिए सबसे पहले, जब से बच्चा शुरू होता है तो उसकी नीड्स जो है जब शुरू होती है तो किस चीज़ से शुरू होती है? संबंध, मदर के साथ उसका संबंध और स्नेह से शुरू होती है। तो संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता सबसे उच्च आवश्यकता है हमारे लिए। प्रश्न 11 है, व्यवहारवाद में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? जो व्यवहारवाद दिया है, व्यवहारवाद किस बात पर जो बल देता है? कौन से व्यवहार पर बल देता है? तो बिहेवियरिज्म फोकसेस ऑन स्टडिंग, किस व्यवहारवाद में किस चीज़ पर ज़्यादा अध्ययन किया जाता है? तो व्यवहारवाद में दोनों आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार पर बल दिया जाता है। व्यवहारवाद पर जो अध्ययन दिया जाता है व्यक्ति के आंतरिक, दोनों आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार पर बल दिया जाता है। और मैंने पिछले वीडियो में करवाया था आपको कि व्यवहारवाद का जनक कौन है। तो व्यवहारवाद का जनक जो है A.J.B. बार्टसन है। मैंने थोड़ा रिवाइज करने के लिए इसको व्यवहारवाद का जनक यहाँ भी क्वेश्चन डाल दिया है कि आपको समझ आए कि मैंने पिछले वीडियो में क्या डाला है। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उन्हें नहीं होगा पता, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरा हर वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना और उसकी अंडरस्टैंडिंग करना पूरे वीडियो की। हो सकता है कि आपको जो पहले वीडियो में क्वेश्चन करवाए हैं वहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, और जो दूसरे वीडियो में करवाए हैं वो किसी दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन आए। तो हर स्ट्रीम के स्टूडेंट से मेरी यही है कि वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को एंड तक देखना और पूरा देखना, इसको शुरू से लेके एंड तक क्वेश्चंस को देखना, तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे। और ये जो मैं वीडियो में क्वेश्चंस करवा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा साइकोलॉजी में। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना आप, और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। हो सकता है आपने शुरू में वीडियो देखा और एंड में नहीं देखा, और आपके एग्ज़ाम में शुरू से क्वेश्चन नहीं आया और एंड के वीडियो से क्वेश्चन आ गया। तो इसमें जो मैंने लिमिटेड क्वेश्चन डाले हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो मतलब हर हाल में उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए साइकोलॉजी से। तो ध्यान से देखना वीडियो को शुरू से लेके एंड तक। प्रश्न 12 है, विकास का क्या सिद्धांत है? विकास का क्या सिद्धांत है? विकास क्या प्रेफर करता है? विकास की चीज़ को प्रेफर करता है? तो विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है। विकास बोलता है कि विकास जो है हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता कि एक में 2 से चल रहा है तो तीसरे में भी 2 में चलेगा, चौथे में भी, ऐसा नहीं होगा। अगर विकास की दर 2% एक में चल रही है, तीसरे हो सकता है दूसरे में 3% से चले, दूसरे में 5 से चले। तो विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है, विकास का ये सिद्धांत है। प्रश्न 13 है, सभी किशोर क्या अनुभव कर सकते हैं? अब ये प्रश्न है, 13 प्रश्न जो है ये पिछले वीडियो में इससे किशोरावस्था से एडोलसेंट एज से 2-3 क्वेश्चन डाले हैं मैंने, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपने वो पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो मैंने किशोरावस्था से क्वेश्चन डाले हैं उसमें कवर कर दिए थे, ये क्वेश्चन कवर कर दिया था। अब ये जो क्वेश्चन डाला है इसमें ये घुमा के क्वेश्चन डाला है। तो प्रश्न 13 जो है, सभी किशोर क्या अनुभव कर सकते हैं? जो सभी किशोर है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, सभी जो किशोर हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार को अनुभव कर सकते हैं। एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, तो पीछे जो क्वेश्चन डाले हैं पिछले वीडियो में वो एंग्जाइटी जो है किशोरावस्था का मेन सिम्टम बताया था उसमें, और 3-4 क्वेश्चन बने हैं। तो पिछले वाला वीडियो भी आप ध्यान से देखना, तब इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो सभी किशोर क्या अनुभव कर सकते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। प्रश्न 14 है, संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? बुद्धि का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ जो है बुद्धि का विकास है।
तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? पिछले वीडियो में क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है पियाजे ने दिया है। इसी तरह से एक वीडियो के में जो क्वेश्चन है दूसरे वीडियो के साथ रिलेट करके पढ़ना, तब आपको ये किसी एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि उसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है पियाजे ने, तो उसका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है और उसके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का क्या अर्थ है, तो आप समझ जाएंगे। उसके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अर्थ है बुद्धि का विकास, और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को दिया है। अब प्रश्न 15 है, कौन सा आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आनुवांशिकता संबंधी कौन सा कारक है? आनुवांशिकता संबंधी कौन सा कारक है? तो आनुवांशिकता संबंधी कौन सा कारक है? आनुवांशिकता संबंधी कारक का मतलब है हेरिडिटी। हेरिडिटी का संबंध है फिजिकली जो चीज़ हमें मिली है। हेरिडिटी मतलब हमारे दादा पिता माता से जो हमें मिली होते हैं, फीचर्स मिले होते हैं बॉडी में, वो हमें आनुवंशिकता को बताते हैं हमारे। तो इस जगह ये प्रश्न पूछा है कौन सा आनुवंशिकता संबंधी कारक है, तो इसका उत्तर है अंकों का रंग। इसके अलावा जो एग्जामिनर है यहाँ प्रश्न घुमा के डाल सकता है कि कौन सा आनुवंशिकता संबंधी कारक है, तो यहाँ लिख देंगे कुछ आंखों का रंग की बजाय कोई और बॉडी का पार्ट का बता देंगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता है कि आनुवंशिकता संबंधी कारक, आनुवंशिकता संबंधी कारक का मतलब है कि हमारे फिजिकल बॉडी से संबंधित जो कारक हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें हेरिडिटी में मिलते हैं। तो यहाँ आंखों के रंग की जगह बॉडी का कोई और पार्ट डाल देगा वो, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसने आंखों का रंग नहीं डाला है तो ये उत्तर नहीं होगा। अगर बॉडी के पार्ट से संबंधित कुछ यहाँ लिखता है, वो डालता है, तो आनुवंशिकता संबंधी कारक वही होगा। तो यहाँ तो कौन सा आनुवंशिकता संबंधी कारक है? यहाँ का तो आंखों का रंग है, वहाँ पर और कोई और पार्ट का फीचर डाल सकता है। तो प्रश्न 16 है, संचयन स्मृति की कौन सी प्रक्रिया है? संचयन मतलब स्टोरेज मेमोरी। स्टोरेज मेमोरी बोला कि स्टोरेज मेमोरी कौन सी प्रक्रिया है? अब स्टोरेज होती है मेमोरी में, तो कौन सी प्रक्रिया है? द्वितीय प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया कौन सी है? पहली प्रक्रिया जो है ऑब्जर्वेशन है। पहली जो है वो है ऑब्जर्वेशन। जो हम ऑब्जर्वेशन है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज़ को, कोई चीज़ देखते हैं हम, इंसिडेंट को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं उसको, परसीव करते हैं उसको, देखते हैं, तो वो हो गई प्रथम। ये फिर प्रथम प्रक्रिया हो गई, ऑब्जर्व करना प्रथम प्रक्रिया हो गई। लेकिन जो संचय हमारी मेमोरी में जो संचय हो जाता है, तो वो होती है द्वितीय प्रक्रिया। प्रथम प्रक्रिया है ऑब्जर्वेशन, परसीव जो हम देखते हैं, और द्वितीय हो गई स्टोरेज मेमोरी, जो हम संचित करते हैं अपनी स्मृति में। संचयन मतलब स्मृति में संचित करना अपनी स्मृति में, तो ये द्वितीय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न 17 है। प्रश्न 17 है, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है? तो पियाजे ने बोला है कि बालक जो है तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, जो है बच्चा जो है बिगिंस कर देता है लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो कौन सी अवस्था में जो है बच्चा बिगिंस कर देता है लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? तो बच्चा किस अवस्था में करता है? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है उसमें बच्चा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है उसमें जो बच्चा लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर देता है। प्रश्न 18 है। प्रश्न 18 है, कौन सा समूह परियोजना का एक सशक्त माध्यम है? कौन सा समूह परियोजना का एक सशक्त माध्यम है? मोस्ट स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी कौन है? तो जब हम परियोजना करते हैं किसी चीज में, मोस्ट स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ ग्रुप प्रोजेक्टिंग क्या है? सबसे हम जब ग्रुप में इकट्ठे होते हैं तो वो कौन सा प्रोजेक्ट एक्टिविटी है हमारी? तो किसके लिए चीज को, उसमें किस चीज को प्रेफर किया जाता है? जब हम सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए, जब हम ग्रुप में इकट्ठे होते हैं
जब हम ग्रुप में इकट्ठे होते हैं तो उससे क्या होता है, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए, तो हमारी समाज में भागीदारी सुगम बनती है। टू सिंप्लीफाई द सोशल पार्टिसिपेशन, जो समूह परियोजना जब हम एक समूह में इकट्ठे होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारी जो सामाजिक भागीदारी है वो सुगम बनती है। प्रश्न 19 है, पालन शैली कितने प्रकार की होती है? पालन शैली कितने प्रकार की होती है? पालन शैली मतलब टाइप्स चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, कितने प्रकार की चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं? रियरिंग, जो चाइल्ड को पालने की शैली होती है, तरीका होता है। पालन शैली कितने प्रकार की होती है? टाइप्स चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, तो चाइल्ड को रियर करने की कितनी प्रैक्टिसेस होती हैं? 4 प्रकार होते हैं बच्चे को पालने के, रियर करने के। प्रश्न 20 है, बच्चे भाषा सीखने की एक व्यवस्था के साथ पैदा होते हैं, किसके द्वारा कहा गया है? बोला कि जो बच्चे हैं सीखने की एक व्यवस्था के साथ पैदा होते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो भाषा सीखने की एक व्यवस्था होती है उनमें, तो ये किसने कहा है? तो ये शब्द जो हैं नाओम चॉम्स्की ने कहे हैं। नाओम चॉम्स्की ने कहे हैं कि बच्चे भाषा सीखने की एक व्यवस्था के साथ पैदा होते हैं। प्रश्न 21 है, निगमनात्मक तर्क में अर्थ अनुमान की दिशा क्या है? डायरेक्शन ऑफ मीनिंग अजम्पशन इन डिडक्टिव रीजनिंग, जो एक डायरेक्शन है, मीनिंग है डायरेक्शन का, निर्देश की जो है अजम्पशन है, उसमें क्या कहा गया है? रीजनिंग में क्या कहा गया है कि जब रीजनिंग होती है, अजम्पशन, एक अजम्पशन दी है रीजनिंग की कि यहाँ से चीज़ यहाँ तक जाती है, तो जो निगमनात्मक तर्क में अर्थ अनुमान की दिशा क्या बताई है? डायरेक्शन ऑफ मीनिंग अजम्पशन, अर्थपूर्ण में क्या बताया है कि ये स्थिति, ये दिशा यहाँ से जाती है, तो उसमें जो स्थिति बताई है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। अब क्या होता है, सामान्य, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है, मतलब पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने, तो इसको ध्यान से करना कि कोई भी स्थिति जाती है, एक जो मीनिंग अजम्पशन जाता है, मतलब अर्थपूर्ण अजम्पशन है, एक धारणा है, अर्थपूर्ण धारणा है रीजनिंग से संबंधित, तो उसमें क्या होता है, रीजनिंग से संबंधित ये धारणा है, तो उसमें क्या माना जाता है? उसमें माना जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब पहले फ्रॉम जनरल, पहले एक व्यक्ति सामान्य है, उसके बाद वो पर्टिकुलर कंडीशन में जाता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है अर्थ है, अजम्पशन है, मतलब डायरेक्शन होती है रीजनिंग की, रीजनिंग इस तरफ से जाती है सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रश्न 22 है, किस अवस्था में बालक को समाज के बनाए मूल्यों, नियमों, परंपराओं को ग्रहण करने संबंधी नैतिकता का विकास हेतु दे सकता है? किस अवस्था में, कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें समाज के बनाए हुए नियमों को, परंपराओं को जो ग्रहण करता है और उस ग्रहण करने से नैतिकता का उसमें बच्चे में विकास होता है? तो वो कौन सा ऐसा स्तर है, कौन सा ऐसा स्तर है जिसमें बच्चे में समाज में जो मूल्य परंपराएं हैं और उस इन मूल्य और परंपराओं की वजह से उसमें नैतिकता का विकास होता है? तो वो कौन सा स्तर है? जो है पारस्परिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। पारंपरिक स्तर जो है, पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल जो है, कन्वेंशनल लेवल में जो पारंपरिक परंपराएं चली आ रही हैं, पारंपरिक मतलब परंपराएं चली आ रही हैं, मूल्य चले रहा है, सिद्धांत चले आ रहे हैं, तो वहाँ से बच्चा जो है नैतिकता को सीखता है और उसमें नैतिकता का विकास होता है। तो ये जो स्तर होता है पारंपरिक स्तर होता है, कन्वेंशनल लेवल होता है, पारंपरिक स्तर। प्रश्न 23 है, जंग के अनुसार एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस वर्ग में आते हैं? जंग ने बोला कि एकांत प्रिय रहने वाले, संकोची, जंग ने बोला कि एकांत प्रिय रहने वाले, जंग के अनुसार एकांत प्रिय रहने वाले, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस वर्ग में आते हैं?
तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो एकांत प्रिय होते हैं, संकोची होते हैं, दर्शवादी भी होते हैं, आत्मगत दृष्टिकोण होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है किस वर्गीकरण में आते हैं? तो जो वर्गीकरण है अंतर्मुखी वर्गीकरण में आते हैं। अंतर्मुखी होते हैं ऐसे व्यक्ति, और उनको इंग्लिश में इंट्रोवर्ट बोला जाता है ऐसे व्यक्तियों को। प्रश्न 24 है, वृद्धि और विकास है, वृद्धि और विकास का क्या है? वृद्धि और विकास क्या है? या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, वृद्धि और विकास में संबंध बताओ। तो वृद्धि और विकास में जो संबंध है, वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे के पूरक हैं। तो वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये वृद्धि और विकास। फ्रेंड्स, एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है आपने शुरू का वीडियो देखा हो, एंड का वीडियो ना देखा हो, और आपके एग्ज़ाम में शुरू के वीडियो से क्वेश्चन ना आए और एंड के वीडियो से क्वेश्चन ना आए। और पूरे वीडियोस देखना, पहले वीडियो से लेकर जितने मैं वीडियो साइकोलॉजी पे डालूंगी वो पूरे वीडियोस देखना, क्योंकि इन वीडियोस में जो मैं क्वेश्चन डालूंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर स्टूडेंट के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपको साइकोलॉजी में। अगर आपको जाता भी है क्वेश्चन, तो आपको जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपके इसमें ये वीडियोस में, अगर इनके बाहर जाता है क्वेश्चन, तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी साइकोलॉजी को, इनको पढ़ने के बाद, इनकी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, क्वेश्चन के बाद, कि आप जो बाहर से भी क्वेश्चन डाला जाएगा उसकी वो भी आसानी से कर लोगे, और आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो टैट में, और आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे अगर इन वीडियोस के क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ते हैं और वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक देखते हैं। और एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।